भला ऐसे कोई सब्जी काटता है? एक जैसे टुकड़े होने चाहिए। मैं खुद काट लूँगी, आप जाइए अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। घर का काम करने के लिए मैं मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई हूँ। विनीता कड़वे बोलकर अपनी सास शकुंतला देवी के हाथ से चाकू ले लिया और रसोई में चली गई। शकुंतला देवी भी अपना अपमान होता हुआ देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर अकेली बैठकर भी करे तो क्या करे। सोचती थी बहू की रसोई में मदद कर दूं, पर बहू को उनके हाथ से किया गया कोई काम ही पसंद नहीं आता था। हर काम में नुक्स निकालकर उन्हें कमरे में भेज देती थी। फिर शाम को बेटे सुभाष के आने पर उस पर गुस्सा निकालती थी। सारा दिन मैं ही अकेली रसोई में खटती रहती हूँ, तुम्हारी माँ तो कुछ करती ही नहीं है। ज़्यादा बैठी रहेगी तो शरीर में जंग लग जाएगी, फिर हमें ही सेवा करनी होगी। सुभाष को भी लगता था कि विनीता दिन भर अकेले काम करती है, तो वो भी अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था। उनकी उम्र 70 पार हो चली थी। ऐसा नहीं था कि वो बीमार रहती हैं या उनसे काम नहीं होता है। इस उम्र में भी उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे थे। बहू अकेली काम करके थक जाती थी और वो ये बताना चाहती थी कि आपकी मदद के बिना भी मैं इस घर को संभाल सकती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा घर अच्छे से संभाल सकती हूँ। अब 50 साल जिसने गृहस्थी चलाई है उसे क्या घर चलाना नहीं आएगा? पर बहू सोचती है कि अब ये घर सिर्फ मेरा है। बुढ़ापे में उसने अपनी सास का रसोई में प्रवेश बंद करवा दिया है। ऐसा लगता है उसने मुझसे किनारा कर लिया है। उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं घर के कोने में पड़ा कोई बेकार सामान बन गई हूँ। शकुंतला देवी सिसकने लगी, पर उसके रोने की किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बाहर गई कि उनका बस्ता ले लें, क्योंकि विनीता अपने कमरे में आराम कर रही थी। नीलू और आरब दोनों सीढ़ियों से आ रहे थे। उन्होंने दोनों का बस्ता ले लिया और कमरे में ले आई। वो दोनों को खाना देने रसोई में पहुंची थी कि विनीता आ गई। आप तो रहने ही दीजिए, बच्चों को उसकी पसंद का खाना माँ ही दे सकती है। आप तो सब्जी भी ज़्यादा गर्म करके दे दोगी तो इनका मुंह जल जाएगा। आप तो अपने कमरे में ही चली जाइए। शकुंतला देवी मुंह लटकाकर चली गई। मन था पोते और पोती को अपने हाथ से निवाला खिलाती, उनकी स्कूल की बातें सुनती, दोस्तों के किस्से सुनती, पर विनीता दोनों बच्चों और दोनों का खाना लेकर कमरे में चली गई और अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बहू के कमरे में चली जाए। सुबह से पूजा पाठ भी कर लिया, अब क्या करें? दिन भर बैठा भी नहीं जाता, मन कचोटता है। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। लगता है बर्तन मांजने वाली आ गई। वो आदत के मुताबिक रसोई में गई और बर्तन खाली करके सिंक में रखने लगी। तभी विनीता दौड़ती हुई आई। आपसे मना किया था, रसोई में मत आया कीजिए। अब ये मेरी रसोई है तो मैं संभाल लूँगी। अब देखो ना, इतनी सारी सब्जी इस छोटे से बर्तन में निकाल दी। फ्रिज में रखूँगी तो फैल जाएगी और मुझे फ्रिज भी साफ़ करना होगा। आप मेरी काम में मदद ना ही करो तो अच्छा है, मेरा तो काम बढ़ जाता है। और विनीता वहीं बर्तन फ्रिज में रखकर चली गई। शकुंतला देवी अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर दीवारों से क्या बात करें? सोचा थोड़ी देर टीवी ही चलाकर देख लें। ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद विनीता धमक गई। इतनी तेज आवाज़ में टीवी चला रखी है, बच्चे सो रहे हैं, आवाज़ बंद कीजिए, केवल टीवी देख लीजिए, सुनना जरूरी नहीं है। उनकी आंखें भर आई। बिस्तर पर जाकर लेट गई और सुबकने लगी और खुद से ही बातें करने लगी। ये बुढ़ापा तो बड़ा ही दर्द भरा है। जवानी कब बच्चों की परवरिश में निकल गई पता ही नहीं चला। 2 बच्चे हुए थे। रंजना बिटिया के 3 साल बाद सुभाष हुआ था।
दोनों बच्चों के स्कूल होमवर्क अन्य गतिविधियों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों का टिफिन बनाती थी, फिर स्कूल छोड़कर आती थी। घर आकर अपने पति विनय का लंच बॉक्स पैक करती थी, फिर पूरे फैले हुए घर को समेटती थी। जगह जगह चप्पलें, तौलियाँ, रुमाल मौजे रहते थे। तेल की शीशी के ढक्कन तक बंद नहीं करते थे। उन्हें बंद करके कंधे, रबर, क्लिप, पाउडर, क्रीम सब अच्छे से ड्रेसिंग में सेट करती। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाकर रसोई की बारी आती थी। भाग दौड़ कर सब काम निपटाती थी। उस जमाने में तो काम वाली बाई भी नहीं आती थी। दोपहर का खाना बनाती थी और फिर बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। उनका होमवर्क करवाना, कपड़े प्रेस करना, यूनिफॉर्म सहेजना, किताबें कॉपियाँ ढूंढना सभी काम रहते थे। शाम को बच्चों के साथ खेलना और रात को खाना खाने के बाद सारा काम निपटा कर सोना। दिन भर के थक जाने के बाद रात को बड़ी गहरी नींद आती थी और अगले दिन से वही दिनचर्या। सालों ऐसी व्यस्त जिंदगी जी थी। कॉलेज में आने के बाद भी दोनों बच्चे हर काम के लिए शकुंतला देवी पर ही निर्भर रहते थे। अब रंजना भी बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। कपड़े और गहने को खरीदना और लेन देन के उपहार, मेहमानों की लिस्ट बनाना, उधर रसोई भी संभालना, सब कुछ अकेले किया। बड़ी ही कुशलता और मितव्ययता से किया। रंजना की शादी के बाद सुभाष की भी शादी निपटाई, पर तब रंजना बराबर शकुंतला देवी का हाथ बटा रही थी। अपनी ही माँ की परछाई थी। विनीता बहू बनकर घर में आ गई थी। स्वभाव की तेज और अक्खड़ थी। सामने वाले का 1 मिनट में अपमान कर देती थी। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। विनय जी भी चुप ही रहते थे। जितना कम से कम हो उतना ही बोलते थे। वो कभी सीधे विनीता को किसी काम के लिए नहीं कहते थे। अब नौकरी से रिटायर हो गए थे और विनीता भी 2 बच्चों की मां बन गई थी। शकुंतला देवी अभी भी कुशलता से रसोई और घर संभाल ही रही थी। लेकिन कहते हैं ना, औरत का सुहाग उजड़ते ही रिश्ते भी उजड़ जाते हैं। विनय जी के जाने के बाद शकुंतला देवी अकेली रह गई थी। अब उनकी घर में कदर कम हो गई थी। अपने ससुर विनय जी से तो विनीता फिर भी जुबान की शर्म रखती थी, पर अब वो शर्म भी चली गई। अब उसने घर और बाहर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। विधवा सासू माँ का घर में रहना उसे अखरने लगा था। अब वो उनकी उपेक्षा करने लगी थी। शकुंतला देवी अकेली रहती तो कभी उनके पास ना फटकती और बच्चों के साथ भी घुलने मिलने नहीं देती थी। सुभाष को भी अपने और बच्चों के काम में लगाए रखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि बेटे की पसंद की सब्जी बना दूं, पर बहू ने टोक दिया। आप तो रहने ही दीजिए, दुनिया भर का तेल मसाला उसमें डाल दोगी और वो सब्जी इन्हें नुकसान कर जाएगी। बैठे बिठाए 2 रोटी मिल रही है तो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, पर हमारी दुनिया में ज़्यादा दखल अंदाजी ना ही करो तो अच्छा है। आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर आकर सबको परेशान मत करा कीजिए। अब कल ही बच्चों के कलर पेंसिल से ड्राइंग करने लगी थी। ये कोई उम्र है बच्चों के रंगों से खेलने की? लिहाज किया करें कुछ तो। वो फिर से अपना सा मुंह बनाकर रह गई। अब उनका अपना कुछ था ही नहीं। जो भी था वो पैसा बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई और घर में लग गया था। एक दिन उन्होंने सुभाष को कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दे, तो सुभाष के माथे पर सिकन आ गई। क्या मम्मी, आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है? और इधर मैं और विनीता दिन रात खटते रहते हैं। विनीता सारे घर का काम अकेले करती है, बच्चों को संभालती है, खुद पढ़ाती है, और आप हो कि पैसे खर्च करने की बात बोल रही हो। मेरी भी कमाई घर के राशन, पानी, कपड़ों, बच्चों की स्कूल फीस में
खर्च हो जाती है, पैसा बचता ही कहाँ है जो आपको भेज दूँ। वो अब बेटे और बहू के व्यवहार और उपेक्षा से पूरी तरह आहत हो चुकी थी। वो शाम को सैर को जाया करती थी। वहीं उनकी एक सहेली बनी, सावित्री नाम था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो अपनी तकलीफ़ें सावित्री जी को बताने लगी। दोनों हम उम्र ही थी। कल तुम मेरे साथ वृद्धाश्रम चलोगी क्या? अचानक सावित्री द्वारा पूछे गए सवाल से वो हैरान रह गई। हाँ, पर वहाँ क्यों? शकुंतला देवी ने सवाल किया। वो कल मेरा जन्मदिन है तो मैं वहाँ मनाना चाहती हूँ। उन लोगों को भी तो लगना चाहिए कि कोई उनका है जो अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहती है। अच्छा, मैं भी चलूँगी, पर मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। वहाँ तो सभी दुखी जन रहते होंगे जिन्हें उनके बहू बेटों ने घर से निकाल दिया होगा, शकुंतला देवी ने कहा। सावित्री जी बोली, बहू बेटे अपनी माँ की उपेक्षा करे, ये भी जीवन से निकाल देने जैसा ही है। घर में रख कर अपमान करे, 2 रोटी भी ताना देकर खिलाए, इससे अच्छा तो यही वृद्धाश्रम है। कम से कम सुकून से जी तो सकते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने का एक बहाना है। मैं भी कभी नहीं गई, पर एक बार इसी बहाने जाकर देखना चाहती हूँ। आखिर सावित्री जी की भी स्थिति उनके घर में सही नहीं थी। दोनों सहेलियां ही अपने घर में उपेक्षित थी। अगले दिन दोनों वहां चल दी। वहां पर मिठाई बांटी, सभी वृद्ध महिलाओं से मिली, उनका दुख दर्द सुना और वहां की सारी व्यवस्था दिनचर्या देखी। कुछ महिलाएं बच्चियों को सिलाई, कासीदाकारी और बुनाई भी सिखा रही थी। सबके चेहरे पर हंसी थी, सभी खुश थी, आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। सीखने वाली बच्चियां पास ही स्थित अनाथालय की थी। उन्हें सिखाने का कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उनकी पथराई आंखें उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों का बचपन देख रही थी। शकुंतला जी और सावित्री जी को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया। ये निर्णय लेना आसान नहीं था, पर अब दोनों सहेलियों को अपने बेटे बहू के साथ रहना संभव नहीं था। दोनों का घर में होना ना होना बराबर ही था। आज भी वो घर देर से पहुंची। किसी ने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ गई थी, आप इतनी देर से क्यों आई हो। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांध लिया और बहू बेटे से कहा कि वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। वो वृद्धाश्रम जा रही हैं क्योंकि अब वो समझ गई हैं कि वृद्धाश्रम ही जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई है और उन्हें जाना ही होगा। तब बहू बोलती है, अच्छा, अब घर में चैन ना मिला तो हमें बाहर रिश्तेदारों में बदनाम कर रही हो। सब कहेंगे कि एक माँ ना संभाली गई और वृद्धाश्रम भेज दिया, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। विनीता तुनकते हुए बोली, मम्मी, ये क्या तमाशा है? आप मुझे बदनाम करना चाहती हो कि बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया, 2 रोटी भारी पड़ गई थी। तभी शकुंतला देवी चीखी, चुप रहो तुम दोनों। समाज, रिश्तेदारों की परवाह है कि वो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर अपनी माँ ही की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचती है, कितनी दुखी और परेशान रहती है। ताने देकर 2 रोटी देने से बच्चों का फर्ज पूरा नहीं हो जाता है। बुजुर्गों को 2 रोटी के साथ बच्चों का प्यार और सम्मान भी चाहिए। मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। मैं एक ही घर में साथ रहने के बावजूद अपने पोते और पोती के लाड नहीं कर पाती। परिवार का हिस्सा तुम लोग मुझे मानते ही कहाँ हो। 50 साल रसोई संभाली है और विनीता कहती है कि मुझे सब्जी ढंग से काटनी नहीं आती है। फ्रिज के हाथ मत लगाओ, बच्चों के रंग मत छेड़ो, ड्राइंग रूम में टीवी मत देखो, किसी से बात मत करो, रसोई में मत जाओ, बस अपने कमरे में निर्जीव सामान की तरह पड़े रहो। तो बहू, मैं निर्जीव वस्तु नहीं हूँ, मुझ में अभी सांसें चलती है,
ज़िंदगी बाकी है। मेरे पास भी हुनर है, इच्छाएं हैं, मैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ घर में तो मेरे शरीर और मन को जंग लग जाएगी, इसलिए मैं इस घर के माहौल से दूर जाना चाहती हूँ। इस घर की अपमान और जहर से भरी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। कोई भी अपने कमरे से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहता है, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। शकुंतला देवी की बातें सुनकर विनीता और सुभाष की नज़रें झुक गई, पर उन दोनों की ओर देखे बिना ही उन्होंने अपना सामान उठा लिया और वो बाहर खड़ी सावित्री जी के साथ नई जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए चल दी। दोस्तों, परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा होती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, हर बात पर टोका टोकी की जाती है, उनके द्वारा किए गए कामों का अपमान किया जाता है। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, तभी तो वो लोग अपने ही घर से जाना चाहते हैं और जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है वहाँ रहना चाहते हैं। तभी तो शहरों में आज वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी हो रही है, पर यह स्थिति काफ़ी भयावह है। समाज को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। वृद्धाश्रम जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई नहीं होना चाहिए। वृद्धों को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव अपने बच्चों के साथ सम्मान से बिताना चाहिए। अपनी राय इस कहानी के प्रति ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।